नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भारत का इतिहास है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। तो दोस्तों, आइए हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हमारे इन प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा जो ये टेस्ट है ये आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका के वे रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है। तो जो दोस्तों भीमबेटका है वहाँ के जो रॉक जो शेल्स हैं वह किसकी तलहटी में है, वह विंध्यन रेंज जो विंध्यन पर्वतमाला है वहाँ पर भीमबेटका के जो रॉक पेंटिंग है वह स्थित है। कहाँ पर? विंध्यन में। भीमबेटका के जो रॉक पेंटिंग है वो कहाँ पर स्थित है? विंध्यन रेंज में। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश के अंदर जो भीमबेटका है ये भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों और भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं भीमबेटका। तो भीमबेटका के गुफा शैल चित्र, भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भीमबेटका में जो गुफा है और उसके अंदर शैल चित्र, शैल का मतलब होता है चट्टान और उस पर चित्र बने हुए हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का बहुत प्रयोग हुआ है या बहुतायत प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ ज़िला है वहाँ पर कालीबंगा सभ्यता है और यहाँ से सर्वप्रथम कपास के साक्ष्य भी मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से जो भवन निर्माण है उसमें बहुतायत में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये आपको याद रखना है। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं तो गर्त निवास की बात करें और ये जो स्थल हैं ये नवपाषाणिक स्थल हैं और ये बुर्ज होम से मिले हैं। तो बुर्ज होम से जो गर्त आवास के निर्माण मिले हैं, गर्त में निवास करते थे लोग और ये नवपाषाणिक स्थल हैं। आगे हम बात करें तो पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जूते खेत, युगल समाधान में कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तो काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं कालीबंगा से, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, हल से जुते हुए खेत मिले हैं और यहाँ पर क्या नहीं मिले हैं, इन्होंने पूछा है तो युगल समाधान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कालीबंगा से युगल समाधान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बल्कि यहाँ से 3 प्रकार की समाधियाँ मिली हैं। यहाँ पे युगल समाधान अर्थात जोड़े से कोई भी समाधान नहीं है। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, लोथल, देमाबाद, सुरकोटड़ा, धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो दोस्तों, लोथल गुजरात में स्थित है सही, सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित है, धोलावीरा भी गुजरात में स्थित है, लेकिन जो देमाबाद है ना, ये देमाबाद ये निकलेगा महाराष्ट्र के अंदर परवड़ा नदी के किनारे और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, लंगनाज, गणेश्वर, बागौर और आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है। तो इनमें से मध्य पाषाण कालीन की बात करें तो दोस्तों, मध्य पाषाण कालीन यानी कि लंगनाज हैं, बागौर हैं
आदमगढ़ है। लेकिन यहाँ पे जो गणेश्वर सभ्यता है, ये गणेश्वर सभ्यता मध्य पाषाण कालीन नहीं है। आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ पर व्यापारिक बंदरगाह था और ये गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे लोथल लोथल से चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो दोस्तों ये है लोथल जो गुजरात में स्थित है। तो यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से मेसोपोटामिया के लिए एक तरह से व्यापार का केंद्र भी था ये। आगे हम बात करते हैं लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो दोस्तों नदी की भी उपनदी है भोगवा नदी, और भोगवा नदी की उपनदी की बात करें तो साबरमती नदी है, वहाँ पर बसा हुआ है। तो लोथल नगर जो साबरमती के उपनदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि सागर नदी की जो उपनदी कौन है, जो भोगवा नदी है। साबरमती जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है, भोगवा नदी, और भोगवा नदी के किनारे लोथल नगर गुजरात में बसा हुआ है। आगे हम बात करते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं उनमें लोहे का अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल या एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था। तो दोस्तों हड़प्पा है, हड़प्पा ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी और यह पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दोस्तों इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, अपठित है, और इसको ब्रुष्टोफेदन या ब्रुष्टोफेदम लिपि भी कहा जाता है। यह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसको सर्पिला का लिपि भी कहा जाता है, गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है, इत्यादि इत्यादि इसके नाम मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं लघु पाषाण क्या होते हैं। तो लघु पाषाण होते हैं दोस्तों पत्थर के औजार, उनको ही लघु पाषाण कहा जाता है। हमारे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज का, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जो हड़प्पा कालीन जो रोपड़ स्थल है यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों रोपड़ के लिए मैं एक फैक्ट और बता दूं, यहाँ पे मानव के साथ में मानव के साथ में क्या है, मानव के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया है, कुत्ते को भी दफनाया गया है दोस्तों। तो यह यहाँ का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो दोस्तों ये हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और ये लोथल हैं जहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, और यह बंदरगाह स्थल है और यह गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो यह हमारे भारत में हो गया और ये दो पाकिस्तान में हो गया। आगे हम बात करें कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे विशेषताएं हैं, एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी। तो दोस्तों इनमें जो सिंचाई की नहरें, ये सिंचाई की नहरें एक सामान्य विशेषता नहीं थी। ये किसी जगह पर ही सिंचाई की व्यवस्था होती थी, सभी जगह नहरों से के द्वारा सिंचाई नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे, तो बिल्कुल ये नगरीय हड़प्पा सभ्यता एक तरह से नगरीय सभ्यता थी, और जो हमारी वैदिक संस्कृति थी वह ग्रामीण संस्कृति थी। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता थी और ये बहुत ही विकसित तरीके से बसी हुई थी। आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो धौलावीरा है ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित हैं
और दोस्तों यह सबसे सुंदर नगर माना गया है। और धोलावीरा में एक स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। तो यह गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो और हड़प्पा में से किसे सिंधु का या सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सिंध का जो मरुस्थल है इसके नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पे मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंध का मरुस्थल। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल कहा जाता है। आगे हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो कौन सा स्थान है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो धोलावीरा है, ये धोलावीरा गुजरात में स्थित है और लूनी नदी जब गुजरात में जाती है तो इसके किनारे पर ये धोलावीरा स्थित है। और यहाँ पे स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ पर एक श्यामपट भी मिला है जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका धोलावीरा नगर में स्वागत है। ऐसा कुछ एक तरह से लिखा हुआ मिला है, सूचना पट मिला है। तो ये धोलावीरा से मिला है। युगल समाधान, पारस की मोहरे, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जो, क्या उत्तम किस्म के जो में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो दोस्तों उत्तम किस्म के जो, ये उत्तम किस्म के जो राखी गढ़ी से पाए गए हैं, जबकि जो युगल समाधान ये लोथल से मिला है, पारस की मोहर मिली है, बंदरगाह मिला है, लेकिन उत्तम किस्म के जो यहाँ से नहीं मिले हैं। यहाँ से तो केवल गेहूँ के साक्ष्य यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। आगे हम बात करते हैं, चिरांद, मेहरगढ़, बुरझोम तथा देमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों मेहरगढ़ है, जो मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। यह मेहरगढ़ एक तरह से नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा हमारा मेहरगढ़। आगे हम बात करते हैं, इनको सुमेलित करना है। इनको सुमेलित करना है तो सही सुमेलित बिल्कुल सही है। जो मोहनजोदड़ो हैं यहाँ से ग्रेट बाथ मिला है जिसको हम स्नानागार बोलते हैं। हड़प्पा से स्टेचू ऑफ पृष्ठ मिला है और कालीबंगा से हल के चिन्ह मिले हैं और लोथल से पत्थर मिला है जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है वह ग्रेट ग्रेनरी है। कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी, जिसको हम वो बोलते हैं मतलब महान अन्नागार बोलते हैं, वृहद अन्नागार बोलते हैं। तो यह वही है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें क्या, मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है और वहाँ पर उसके पास में बहुत सारे पशु, शेर, चीता इत्यादि मिले हैं, हिरण वगैरह। और उसके साथ में ही वहाँ पे जो सिंधु लिपि थी उसके भी साक्ष्य मिले हैं। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है? जो पुरालेख शास्त्र हैं वो अध्ययन करता है दोस्तों शिलालेखों का। आगे हम बात करते हैं ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जो हमारे जो ऐतिहासिक लेख हैं उनका संरक्षण कौन से विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो ये आता है म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत। तो दोस्तों ये तो हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गए और इसके बाद में हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सन। ऑब्जेक्टिव पर्सन देखने के बाद में आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता है इससे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा जो इतिहास स्टार्ट हुआ था उस शुरुआत के काल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। इसकी भी हम जानकारी ले लेते हैं।
जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक अर्थात इतिहास से भी पहले का पुराना काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है और उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। एक तो है दोस्तों, पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये जो डिवाइड किया गया है पाषाण काल को, ये पाषाण काल है, ये पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो जाएगा पूरा पाषाण काल, एक हो जाएगा मध्य पाषाण काल और एक हो जाएगा नवपाषाण काल। 1, 2 और ये 3, इन 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका की बात करें दोस्तों, तो ये भीमबेटका बिल्कुल मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और हमने बात की थी कि यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। तो दोस्तों ये जो पत्थर के औजार पाए गए थे इनमें नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में से पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार मिले थे ये यहाँ से मिले थे, पत्थर के औजार मिले थे। तो पत्थर के औजार कौन से काल में मिले थे, पूरा पाषाण काल में मिले थे। अब इसकी भी हम जानकारी लेते हैं कि जो पत्थर के उपकरण मिले हैं उनमें हम देखते हैं क्या क्या मिले हैं। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूर्व पाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया है। एक तो पूर्व पाषाण काल, कोड उपकरण यानी कि हस्त कुठार, खंडक, विधारिणी। मध्य पाषाण काल, फलक उपकरण तथा उच्च पूर्व पाषाण काल, तक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण ये मिले हैं दोस्तों। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है जो सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल में मिले हैं। दोस्तों पत्थर की जो बात करें, पत्थर के औजार ये पूर्व पाषाण काल में ही मिले हैं। और आगे हम इसकी जानकारी ले लेंगे। बिल्कुल ये इसका आंसर सही है कि मतलब जो पत्थर के औजार मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं, ये पूर्व पाषाण काल से ही मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का चौथा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसकी जो गलियां थी एक तो चौड़ी और एक सीधी थी, बिल्कुल चौड़ी और सीधी होती थी और ये गलियां एक तरह से समकोण पर काटती थी अर्थात ग्रिड पैटर्न पर बसती थी। जो हमारा आज का जयपुर शहर भी इसी पैटर्न पर बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी और यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण कैसी थी दोस्तों, ये पूर्व से पश्चिम, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पूर्व से पश्चिम है और ये उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार से इस पैटर्न पर बसाई हुई थी और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती नजर आती थी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है या प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। तो दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता, हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, तो यह दयाराम साहनी के द्वारा
1921 में खोज की गई थी। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर होने के कारण, अर्थात इसकी पहली बार खोज होने के कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो सभी की सभी नदियां हैं, इनके किनारे लगभग हड़प्पा सभ्यता के जो खंडहर हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो SEC स्टेनोग्राफर ग्रेड D की जो परीक्षा हुई थी 2010 में, इसमें प्रश्न पूछा था हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऐसा इसका आंसर माना गया था। आगे हम बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी पर यह था बिल्कुल मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो था। और दोस्तों इसकी बात करें, मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो हैं, मोहनजोदड़ो में एक तो निजी कुएं और एक स्नानागार, प्रत्येक घर में निजी कुएं होते थे और स्नानागार होता था, और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। अनेक घरों में शौचालय भी था। तो देखिए नगर नियोजन की उस समय की कितनी उच्च क्वालिटी थी दोस्तों। एक तो निजी कुआं हुआ करता था, स्नानागार यानी कि जिसको हम बाथरूम बोलते हैं, और एक नालियों की व्यवस्था भी हुआ करती थी और शौचालय भी हुआ करता था। तो ये ऐसी व्यवस्था उस समय होना लाजवाबी बात है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा 8 नंबर का प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी अज्ञात। तो अभी तक तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। और जो सिंधु घाटी जो लिपि है इसमें एक तो 64 तो मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 अक्षर यहाँ से मिले हैं, जो शैलखड़ी की आयताकार मोहरें हैं। शैलखड़ी की आयताकार मोहरों तांबे की गुटिकाओं पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक यानी कि भाव चित्रात्मक थी। इसको ब्रुष्टोफेदन या ब्रुष्टोफेदम भी कहा जाता है। और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और प्रयास तो किया गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। वेडेन जो महोदय हैं उन्होंने 1837 में इसको पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन अभी तक इसको पढ़ने में सक्सेस नहीं हुए हैं। आगे हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था, मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ है मर्तकों का टीला, इसकी खोज 1922 में, मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और इस पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आगे हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा स्थल है वह है विशाल स्नानागार, जो ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नहीं, ये सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा धन्यागार, जिसको अन्नागार भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल है अन्नागार या धन्यागार। इसकी जानकारी जुटा लेते हैं हम कि मोहनजोदड़ो का जो धन्यागार था वह 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की
जो लंबाई थी वह 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई थी वह 7.01 मीटर हुआ करती थी। हम बात करते हैं विशाल स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है, ये कहाँ से मिला है? तो ग्रेट बाथ मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और दोस्तों आगे का जो हमारा प्रश्न है इसकी हम बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी हम बात करें तो इसमें आ जाएगा नृत्य करती हुई बालिका, नृत्यांगना जो मिली है मोहनजोदड़ो से। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसकी मूर्ति महत्वपूर्ण है। यह नृत्यांगना थी जो मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो कांस्य, बिल्कुल ये आपको रखना है, जो कि भाई मोहनजोदड़ो से जो ये मूर्ति मिली है ये किसकी बनी हुई थी? ये कांस्य की बनी हुई थी और ये मोहनजोदड़ो से मिली है जो नृत्य कर रही हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर पर। 13 नंबर का जो हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से संबंधित था। सिंधु घाटी सभ्यता को मातृसत्तात्मक समाज माना गया है और यहाँ पे जो मतलब महिलाओं की मूर्तियाँ और माता देवी की मूर्तियाँ बहुत यातायात में मिली हैं दोस्तों, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक या देवी की पूजा से संबंधित माना गया है। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मर्ण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत यातायात में मातृ देवी की मर्ण मूर्तियाँ मिली हैं। मर्ण मूर्तियों का मतलब है मिट्टी की मूर्तियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों ये आ जाएगा लोथल, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल अहमदाबाद यानी कि गुजरात भोगवा नदी के किनारे स्थित वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य SR राव के निर्देशन में खुदाई हुई, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है ईंटों का बना हुआ विशाल आकार, और ये जो विशाल आकार था यह 214 × 36 मीटर का एक घेरा होता था, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी मतलब अर्थात जहाँ पे जहाज रुकेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से उसको बंदरगाह बताया था। और इस प्रकार लोथल एक पथन अर्थात बंदरगाह नगर था और लोथल में 2 भिन्न टीले मिले हैं। लोथल में 2 भिन्न टीले मिले हैं और पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई है। जो लोथल हैं ये लोथल पूरा का पूरा एक ही दीवार से घिरा हुआ है। बहुत सारे नगर हैं अलग अलग से घिरे हुए हैं, यानी कि जो नगर टीला है वह अलग हैं, दुर्ग टीला अलग हैं, लेकिन जो लोथल हैं ये पूरा का पूरा टीला एक ही दीवार से घिरा हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो दोस्तों ये किसका हो जाएगा? तो ये आ जाएगा सिंधु का। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरह से मतलब जहाजी मालघाट था। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह माना जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो बंदरगाह शहर लोथल को माना जाता है दोस्तों। ये हमारा सही हो जाएगा और ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर ये विशाल ईंटों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चट्टान की कटौती की वास्तुकला के लिए, तो ये तो गलत है। बंदरगाह के लिए तो लोथल जाना जाता है और मिट्टी के पात्र के लिए नहीं। दोस्तों यहाँ पे कपास की खेती के लिए जाना जाता है ये क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं कि कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरा स्थल है और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा में मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं और ये कपास के लिए तो जाना ही जाता है। यहाँ पे जो हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों हल से जुते हुए जो रेखा है इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से ये खेत होता है और इसमें इस प्रकार की जो हल रेखाएँ होती हैं इसके प्रमाण मिले हैं, न कि हल के प्रमाण मिले हैं। हल का कोई भी प्रमाण नहीं मिला, केवल इस प्रकार से जो ये हल की रेखाएँ हैं इनके प्रमाण मिले हैं और यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, इत्यादि इत्यादि यहाँ पे चीज़ें मिली हैं। आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ताकत थी दोस्तों यहाँ पे व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इम्पोर्टेंट यहाँ पे व्यापार किया करते थे, यह इनका प्रमुख कार्य था। आगे हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो दोस्तों लोग व्यापार तो किया ही करते थे और साथ में ही कृषि और पशुपालन भी करते थे। आगे हम बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो दोस्तों यहाँ पे सोना भी पाया गया है, तांबा भी पाया गया है, चांदी भी पाई गई है, लेकिन लोहे का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता आपको देखा होगा कि मोहनजोदड़ो में एक नर्तंगना मिली है और वह कांस्य की बनी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। और वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहा युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल अर्थात वैदिक काल में तो लोहे का प्रमाण मिला है, लेकिन सैंधव काल में लोहे का प्रमाण नहीं मिला है। और जो लोहा युगीन काल है उत्तर वैदिक काल है, यह 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारा 20 नंबर का प्रश्न। सोर्तगोई सिंधु घाटी सभ्यता के किस देश में है, यानी कि सोर्तगोई कहाँ पर है? तो सोर्तगोई दोस्तों अफगानिस्तान में आ जाएगा। और ये सिंधु घाटी भारत में तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांडा है, जो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन संपूर्ण सिंधु सभ्यता को उत्तरतम बिंदु है यह सोर्तगोई है, जो अफगानिस्तान में स्थित है। सोर्तगोई और मुंडीगोग दोस्तों, सोर्तगोई और मुंडीगोग दोनों अफगानिस्तान में स्थित हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। तो दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार से हम आपके लिए अन्य वीडियो भी लाते रहेंगे और आप हमारे साथ में इसी प्रकार बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। तो जय हिंद, जय भारत। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अलविदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।